हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त मेरे, जैसे हम थोड़ी सी समझाएंगे आपको। जैसे ALP CBT 1 में ALP CBT 1 प्लस RRB ग्रुप डी, है ना, RRB ग्रुप डी, ठीक है, RRB ग्रुप डी प्लस जो भी हमारी वैकेंसी आएगी किसमें, RRB JEE की, है ना। इसकी तो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है ग्रुप डी और ALP CBT 1 का। तो इसमें जितने भी साइंस आएंगे हमारे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो मैं इसको पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ और लाइन बाय लाइन NCERT में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, ठीक है। और ये पूरे हमारे इसमें पूरे हम कवर करेंगे और लाइन बाय। और मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, जो LP CBT 2 में आया था, ये सब ग्रुप डी में जो भी है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण रहेगा। समझ में आता ही क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। चलिए देखिए, पहला हम ये बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, पहला ये टॉपिक जब हम लिखेंगे आप भी लिखिएगा उस टॉपिक को, ठीक है। पहले ये कैसे कह सकते हैं कि जब कोई पहला पहला हेडिंग डालिएगा कि तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन कैसे हम पता करेंगे कि एक इसमें क्या हुआ है, कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। जैसे हम देखिए कैसे पता करेंगे, यही तो पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो कैसे हुई है, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अगर हम फर्स्ट वाला हम कहें कि गर्मियों के जो गर्मियों में जो होता है ना, गर्मियों में कमरे के ताप पर, है ना, दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है ना। पहला अभी बताऊंगा। दूसरा क्या है, यदि आपने देखा होगा लोहे का तावा होगा, किसका, लोहे का तावा, या आप बोल सकते हैं तावा को तसला भी बोल सकते हैं, या इसको कील, है ना, कील को मतलब तावा हो गया, तसला हो गया या कील हो गया, को यदि आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल का मतलब होता है कि नमी, है ना, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या, खुला छोड़ दिया जाता है, क्लियर हुई बात, खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है अंगूर। अगर मान लीजिए अंगूर का किण्वन हो जाता है, क्या हो जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। चौथा, भोजन जो पकाया जाता है, हमारा भोजन पकाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं, है ना, और जो हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा शरीर है भोजन को पचा लेता है ना। तो इसमें भी हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन मैं बताऊंगा, ठीक है। और हम जब सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारा क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे, ठीक है। तो अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन पकाया जाता है, उसमें भी हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, उसमें भी सांस लेते हैं, उसमें भी। तो हम देखिए मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या है इसका निष्कर्ष।
जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की बात करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया स्टेटमेंट देगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो कैसे हुई है, आप कैसे पता करेंगे। तो पहला जो होता है, यदि आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, समझिएगा टॉपिक आया हुआ है क्वेश्चन लाइन से, रासायनिक अभिक्रिया। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसका क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी कंडीशन होगी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके रंग में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा। तो पहले अवस्था में परिवर्तन हो गया, दूसरा रंग में परिवर्तन हो गया। सी क्या है, उसमें गैस का निष्कासन होगा, गैस का निकास होगा या उत्सर्जन होगा, या क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, या उत्सर्जन होगा। फिर इसके बारे में डी में आपका क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन होगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है तो इसके लिए क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा रंग में परिवर्तन होगा, तीसरा गैस का निकास होगा या उत्सर्जन परिवर्तन होगा, और चौथा जो होगा तापमान में परिवर्तन होगा। ये सब क्रियाएं हमारी होती हैं। क्लियर हो रही बात। जैसे हमने बोला आपका कि गर्मियों में कमरों को तापमान तापमान का गर्मियों में कमरे के ताप का, गर्मियों के ताप में अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, आप बताएंगे। लोहे का तवा, तसला या आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देंगे तो कौन कौन से रूपांतरण होता है, आप बताएंगे। अंगूर का किण्वन कैसे होता है, भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है, हमारा शरीर भोजन को पचाता है तो कौन कौन से हमारे क्या होती हैं, रासायनिक हमारे किसमें, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सांस लेते हैं तो क्या होता है। इस 6 का आंसर आप दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो कल हम इसका आंसर आपको बताएंगे, आप कमेंट में कीजिएगा। क्योंकि ये पूछता है कि अगर अंगूर का किण्वन हो गया तो कैसे हुआ, इसका रासायनिक क्या हुआ, सांस लेते हैं तो कैसे हमारा होता है, ठीक है। तो हमारा शरीर का भोजन पचाता है तो ये कैसे पचाता है, किस रूप में हमारा कन्वर्ट होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं तो आपको, लेकिन इस टॉपिक को तो करिएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो ये 4 कंडीशन फॉलो होगा, तब यहाँ रासायनिक क्रिया होगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। देखिए, एक हम यहाँ डायग्राम हमने बनाया हुआ है। ये डायग्राम क्या है हमारा, ये कोई हमारे सरफेस प्लेट है, हमारा क्या है, सरफेस प्लेट। समझिएगा बात को, क्वेश्चंस आया हुआ है 100%, इस क्रियाकलाप से क्वेश्चन आया हुआ है। सरफेस प्लेट का मतलब हो गया कि इस कोई प्लेट है, एक रेक्टेंगल शेप का, वो रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये हमारा बर्नर है, बर्नर हमारा जल रहा है। ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। ये हमारा वाच ग्लास है, ये वाच कांच का ये ग्लास है, वाच ग्लास। इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है, ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका जो ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो रिवर होता है, रिबन जो होता है मैग्नीशियम, समझिएगा बात को, मैग्नीशियम जो रिबन होता है ये होता है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, है ना। कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिवर होता है ना। ये आपका मैग्नीशियम रिवर होता है, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, एक चिमटे से पकड़ते हैं, ये एक चिमटा है, ये चिमटा से हमने पकड़ा इसको मैग्नीशियम रिवर को, है ना, मैग्नीशियम रिवर को पकड़ा और इसे स्पिरिट लैम्प या बर्नल से क्या कर दिया, इसे जलाया, है ना, इसमें जलाया। तथा इससे जो बनी राख है, इसको जलाएंगे तो इससे बनी जो राख होती है हम एक इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, जो क्या होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो क्या होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, इससे क्या 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 क्वेश्चन पूछता है, हम नोट करके आपको बता दे रहे हैं, ये आप नोट करिएगा।
ठीक है। आप एक क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। ये किसके लिए एलिजिबल है, LPCBT1, RRB ग्रुप डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट RRB ग्रुप डी। क्लियर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन अपने हाथों से लिख कर पढ़ाऊँगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि जो मैग्नीशियम जो रिवन है, मैग्नीशियम जो रिवन है ना, मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन करने पर, किसमें, वायु में दहन कर क्या बनता है, तो वायु में जब दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्लियर बात, जिसको हम क्या करते हैं, वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर होगी बात, नहीं होगी, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, इतना जितना हमने समझा। देखिए भाई, बेसिक हम समझा रहे हैं, है ना, बेसिक हम समझा रहे हैं, इसको समझते चलिए। ठीक है। क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड बनता है। दूसरा इसी में क्वेश्चंस बनता है कि जो मैग्नीशियम का जो रिवर का जो मैग्नीशियम 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 रिवन का जो दहन होता है, रिवन का जो दहन होता है, मैग्नीशियम रिवन का जो दहन होता है वो क्या होता है, तो पहले तो मैग्नीशियम रिवर का जो दहन होगा वे श्वेत लौह के साथ, है ना, श्वेत लौह के साथ, श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवर का दहन, है ना, होता है किसके, श्वेत लौह के साथ। श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवर का क्या होता है, दहन होता है। पूछेगा कि मैग्नीशियम रिवर का दहन होता है तो कौन सा लौह होती है, तो श्वेत लौह होती है। ठीक है। और ये जो श्वेत लौह होती है ये चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझिए बात को, चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो हमने बताया था ना, वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें बताया था ना, तो चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और यह चूर्ण किसका होता है, ये चूर्ण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका चूर्ण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। इस बात को ध्यान रहे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिवर को दहन पर कौन सी ज्वाला निकलती है, तो श्वेत लौह निकलती है, श्वेत लौह निकलती है ना, श्वेत लौह निकलती है। जो क्या होता है, एक चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है MgO होता है। ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है। अब इस वाले टॉपिक से पक्का डेफिनेटली एक क्वेश्चंस बनेंगे, देखिएगा एग्जाम में, अब क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस ये पूछेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, एक क्रियाकलाप और हम बात करेंगे, एक क्रियाकलाप की और बात करेंगे। एक क्रियाकलाप की और बात करेंगे, नोट करिएगा। जैसे कोई हमारे फ्लास्क है, क्या है हमारा, एक कोई फ्लास्क लीजिए, समझ बात आ रही है, एक कोई क्या लीजिए, फ्लास्क लीजिए। हम एक फ्लास्क का डायग्राम बनाएंगे, बस थोड़ी सी टाइम लगेगा आपको, आप बनाना चाहें आप भी बना लें। आप सोचें सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, भाई टाइम ज़्यादा ही लेंगे, और लेकिन आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है। क्योंकि सभी एक जैसे तो उन्हें, कोई बच्चा ज़्यादा तेज है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है, तो सबको मुझे लेकर चलना है। ठीक है। देखिए यहाँ से हम क्या बनाएंगे, पहले फ्लास्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, फ्लास्क बनाएंगे। एक हमने फ्लास्क बनाया। ठीक है। ये फ्लास्क बनाएंगे और फ्लास्क में क्या करेंगे हम, ठीक है, ये हम यहाँ से फ्लास्क बनाएंगे। क्लियर हो रही बात, ये हमारा एक हो गया कॉर्क रखेंगे। आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते होंगे तो कॉर्क के बारे में जानते होंगे, है ना। ये हमारा होगा कॉर्क। क्लियर होगी बात। और ये बता रहा हूँ क्या बना दिया, एक ट्यूबिंग है, एक हमारी ट्यूब है। क्लियर हुआ। देखिए ये क्या है हमारा, एक हमारा कॉर्क होता है। क्या होता है, एक हमारा कॉर्क,
जो इसके जो हमारा फ्लास्क का जो माउथ होता है उस पर लगाया जाता है। क्लियर हो रही बात? माउथ पर क्या होता है? लगाया जाता है। क्या होता है? माउथ पे लगाया जाता है। बिल्कुल। थोड़ी फ्रेंड्स मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा पर डे का मैं साइंस ख़त्म करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा करके। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा बन गया। तो जो क्रियाकलाप है, ये इससे क्वेश्चंस आएगा फ्रेंड्स, मैं पक्का बता देता हूँ आपको, क्वेश्चंस आएगा 100%। देखिए इसमें क्या है कि एक हमारा एक शंक्वाकार ये फ्लास्क है ना। फ्लास्क या परखनेली बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ हम यहाँ पे जब हम ऊपर से हम क्या डालेंगे, जिंक, दानेदार जिंक, दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ता का मतलब जेडन जिंक। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें लेंगे, है ना, दानेदार जिंक लेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम, दानेदार जिंक लेकर के इसमें क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे हम, इसमें मिलाएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हो रही ना? एक एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए आपको। पहले हम दानेदार जस्ता लेंगे। क्लियर हुआ? इसका क्या लेंगे, मतलब दानेदार जस्ता का एक दानेदार नहीं होता, जो दाना टाइप का जो होता है, थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, वो लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम H2SO4, है ना, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं, या सल्फ्यूर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तनु नहीं कह सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कह दीजिए, या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस पर रिएक्शन पूछता है। ठीक है, हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये हमारी होती है एक कांच की नली। क्या होती है? कांच की नली। ये हमारी क्या होती है? कांच की नली। ये हमारी होती है हमारी कांच की नली। यह होता है हमारा कार्क। क्या होता है? यह होता है हमारा कार्क। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे जब हम इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर हम जिंक डालते हैं, क्या डालते हैं दोस्त मेरे? जिंक डालते हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं क्यों रही है? तो क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक, पहले जिंक डाल दिया, ऊपर से इसमें डाल दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होगा इसमें जो हमारी जो गैस उठेगी ना, इसमें जो हमारी गैस उठेगी वो कौन सी गैस होगी? तो जो इसमें हमारी गैस उठेगी वो हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सी गैस होगी फ्रेंड्स मेरे? हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, कौन सी गैस होगी हमारी? हाइड्रोजन गैस होगा। क्लियर होगी बात? कैसे समझ बात आई? तो इसी से एक आपको रिएक्शन बनता है, इसी से आप कह सकते हैं एक आपका क्या बनता है, एक रिएक्शन बनता है। जैसे हम जिंक है ना, जिंक की क्रिया अगर हम H2SO4 से कराएंगे, समझिएगा, जिंक की क्रिया अगर हम H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ये हमारा होगा। क्लियर होगी बात? यानी जिंक की क्रिया हम H2SO4 से कराएंगे तो हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त होगी? तो इससे आपको याद रहेगा कि जब भी हम जिंक में, दानेदार जिंक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते थे, H2SO4 डालते थे, तो जिंक सल्फेट मिलता था और हाइड्रोजन मिलता था। इस बात को ध्यान है। तो पूछता है कि कौन सी गैस निकलती है, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? हम बढ़ जाते हैं आगे। चलिए, ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप नोट करते हुए चलिए। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ही समझा रहे हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी हम टॉपिक को यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए
अब देखिए अगर हम बात करें किसकी, इतना समझ में आया आपको? चलिए चलिए 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, देखिए अब यहाँ पर हम अगर बात करें, एक और रिएक्शन आता है आपका कि अगर हम लेड लेंगे, है ना, अगर हम एक परखनीली में क्या लेते हैं, एक है आपको मतलब वो सिलेबस में उसको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर एक रिएक्शन और होता है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन और होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि एक परखनीली में अगर हम लेड लेते हैं, क्या लेते हैं, लेड लेते हैं, यानी पीबी लेते हैं, क्या लेते हैं, लेड लेते हैं, लेड, लेड यानी शीशा। एक परखनीली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, किसको लीजिए, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का घोल लीजिए, क्या लीजिए, इसका घोल लीजिए, PbNO3 का एक क्या लीजिए, घोल लीजिए, है ना। एक परखनीली में लेड शीशा नाइट्रेट का घोल लीजिए, PbNO3, ठीक है। उसमें क्या करिए कि यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड KI2, है ना, क्या लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लीजिए और इसका रिएक्शन कराइए, है ना, इसका कराइए, क्या कराइए, रिएक्शन कराइए। तो पूछता है कि इसका रिएक्शन कराने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे कि पीला रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो पीला रंग प्राप्त होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, है ना। इसमें क्या होगा, पीला रंग प्राप्त होगा। ये डायरेक्ट पूछता है कि यदि हम एक परखनीली में, या पूछेगा कि लेड नाइट्रेट का घोल है और पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारी बात होगी। अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त मेरे, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। यहाँ से देखिए हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए रासायनिक समीकरण, देखिए एक हम रिएक्शन लिखेंगे, उसी रिएक्शन पर हम आपको समझा देंगे। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम, क्या लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। प्लस लिया क्या, ऑक्सीजन, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो यहाँ मुझे प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी हमारी वीडियो बनाने में ना थोड़ी सी वो वाइब्रेट टाइप हो रहा है ना। देखिए रासायनिक समीकरण यही हम समझेंगे। जैसे हमने यहाँ एक समीकरण लिख दिया ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यदि हम हमने पीछे बताया था कि मैग्नीशियम को अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में, एयर के रिप्रेजेंट में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि जो जो हमारा जैसे देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसको फर्स्ट वाले का अगर हम जिसमें जिन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, है ना, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। ये पहले क्वेश्चंस पूछा हुआ है ग्रुप डी में, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे।
और जो दोनों समीकरण दोनों को मिला करके एक हमारा जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ बात आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। समझ बात आ रही है ना? तो मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जिन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अभिकारक बोलते हैं। इसके बाद इस अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। और जो अभिकारक के उत्पाद जो होते हैं, है ना, अभिकारक के जो अभिकारक के जो उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, किसमें? अभिकारक के उत्पाद में, अभिकारक के उत्पाद में जो परिवर्तन होता है ना, उनको क्या करते हैं? उनको मध्य तीर से, किससे? मध्य तीर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? मध्य तीर से क्या करते हैं हम? प्रदर्शित करते हैं। किसके? मध्य तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और अभिकारकों के योग के बीच जो हमारा अभिकारक होते हैं, है ना, जो हम प्लस करते हैं, अभिकारक के बीच हम प्लस चिन्ह का लगाकर, पूछा जाता है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को, अभिकारक के बीच जो हम प्लस चिन्ह लगाए हैं, प्लस चिन्ह लगाकर, अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें क्या लिखते हैं? बाईं ओर यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा अभिकारक होते हैं उसको बाएं साइड लिखा जाता है या दाएं साइड लिखा जाता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें जो दोनों होते हैं उसको तो प्लस पॉइंट से हम लगा करके, प्लस पॉइंट अभिकारकों की भी प्लस चिन्ह लगा करके उसे LHS में लिख देते हैं। उसमें किस में लिख देते हैं? LHS में लिख देते हैं। ठीक है, LHS में तो लिखते हैं। क्लियर हुई बात? और उसको क्या करते हैं? बाएं साइड लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम? बाएं साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं हम? बाएं साइड में लिखते हैं। बाएं साइड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बाएं साइड में लिखते हैं। क्लियर हुआ? और इसके बीच हम क्या करते हैं? इसी बीच उत्पादकों को भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिख देते हैं। उत्पादक भी अभी देखेंगे, ये भी आएगा, है ना। एक चीज देखिए, जो ग्रुप डी में आया था भाई, जो अगर किया होगा, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हमने करा दे रहे हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? पूछा था कि जो तीर का जो सिरा होता है ना, तीर का सिरा यानी जो ये एरो का, पूछा था कि जो तीर का सिरा होता है ना, किसकी ओर होता है? किसकी ओर होता है? इसी में क्वेश्चन है, किस ओर होता है? किस ओर होता है? तो ये क्या दर्शाता है या किस ओर होता है? जो तो तीर का जो सिरा होता है, ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। और तीर का सिरा किसकी ओर होता है? तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। भाई छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत माइनर प्रश्न है। ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और एग्जाम में हो जाता है डाउट, अरे यार इधर में किया था, अभिक्रिया होने की दिशा में होगी कि अभिक्रिया होने की विपरीत दिशा में होगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब रासायनिक समीकरण हमने स्टार्ट कर दिया है। समझ बात आ रही है ना? समझ बात आ रही है? हमने कैसे किया है? समझ बात आई? चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए गले में प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए अब देखिए हम आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। रासायनिक
ठीक है। क्या होगा, रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए एक संक्षिप्त विधि होती है ना। रासायनिक सूत्र का उपयोग रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त अथवा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब देखिए, अब पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। क्या बोल सकते हैं हम कि जो रासायनिक समीकरण है किसको दर्शाता है? तो जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो रासायनिक समीकरण को दर्शाता है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे आपको, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए Mg, ठीक है, प्लस O2 इक्वल टू MgO। हालांकि ये सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कैसे हम बैलेंस कर देंगे, बस समझाने के लिए करते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि तीर का निशान किसकी ओर होता है। तो तीर का निशान हमने आपको बता चुका हूं कि तीर का निशान होता है वो उत्पाद की ओर होता है। किसकी ओर होता है दोस्त मेरे? जो तीर का निशान होता है उत्पाद की ओर होता है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र प्राप्त होता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तीर के निशान के जो हमारा है बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती की ओर तुलना करें। इसमें तुलना कर रहे हैं तो इसमें 1, इसमें 1, है ना, इसमें 1, इसमें 2, लेकिन इसमें 1 है। इसमें हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि हम तुलना कर रहे हैं, इसके क्या है, इसके जो हम तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है, अगर हम किसकी तुलना करेंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तत्वों की परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। तत्वों की परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। संख्या की तुलना करते हैं, समझ बताइए। इसमें हम पूछा जाता है तत्वों की परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? तो तत्वों की परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं संतुलित है। तो कैसे करेंगे? Mg जो मैग्नीशियम है और जो हमारा ऑक्सीजन है ना, इसको हमने किया, रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट के जो हमारा तत्व है, तत्व की परमाणु संख्या क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है ना, है ना। यदि है तो समीकरण संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ बात? क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। अगर इसमें दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण के नाम से हम जाना जाता है, असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। किसी अभिक्रिया, है ना, किसी अभिक्रिया का ऐसा, है ना, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है।
किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। जैसे क्या हो जाता है? जैसे मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा, ये समीकरण है किसका? ये समीकरण है ना। जैसे मैग्नीशियम के वायु में जलने पर क्या है? ये समीकरण है। ठीक है, समझ बात आई? ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? हम इस टॉपिक बात करने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का स्मरण करना होगा। इसमें क्या है कि द्रव्यमान का जो संरक्षण का जो रूल है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम अपनाना पड़ेगा। कैसे? इसमें ये होता है कि किसी भी, है ना, क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा, यानी जो प्रोडक्ट होगा, है ना, जो तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है ना, तत्वों का कुल जो द्रव्यमान होता है ना, तत्वों का कुल द्रव्यमान, है ना, जो अभिकारक होते हैं, है ना, अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, जो प्रोडक्ट होता है वह तत्वों का कुल द्रव्यमान जैसे कि अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हम रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट में हमारा 2 है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, तो उसके क्या होगा? उसके बराबर होगा। जैसे अगर हम एक बात करें, जैसे हम किसकी बात करें? जिंक की। अगर हमने ऊपर लिखा था जिंक को H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्टेंट करा देंगे, अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा, है ना, प्लस H2 मिलेगा। ZnSO4 प्लस H2 मिलेगा, है ना। तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या की तुलना करें। तत्वों की परमाणुओं की संख्या की अगर हम तुलना करते हैं, जिंक कितना है? 1, यहाँ क्या है? 1। हाइड्रोजन क्या है? 2, यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। सल्फर कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1। क्लियर है? तो हमने तुलना किया। तुलना करने के बाद हमने क्या देखा बताइए? तुलना करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा जिंक है, क्या है? तुलना करने के बाद देखा जो हमारा जिंक है और जो जिंक में हमारा जो अभिकारक है ना, और जो हमारा उत्पाद है, समझिएगा बात को, जो जिंक में हमारा अभिकारक है और जो जिंक में हमारा उत्पाद है, तो जिंक में अभिकारक हमारा कितना था? 1 था, और प्रोडक्ट भी कितना हुआ? हमारा 1 हुआ। क्लियर? हाइड्रोजन कितना था हमारा? 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी अभिकारक में भी हमारा 2 था, उत्पाद में भी हमारा 2 है। ठीक है। सल्फर कितना था? सल्फर में 1 यहाँ, तो सल्फर में 1 यहाँ, यानी अभिकारक भी 1 था और हमारा उत्पाद भी 1 है। क्लियर? इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में हमारा, अब रुकिए थोड़ा सा, नहीं दिखाई दे रहा आपको। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, तो अभिकारक में भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ये तुलना कर दिए। तो तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या जो है, तीर के जो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या जो है ना, तत्वों की परमाणु की जो संख्या है वो समान है। अतः हम कह सकते हैं, इससे हम क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो है हमारा जो क्या है, हमारा जो रासायनिक जो समीकरण है, क्या है? जो हमारा
रासायनिक जो समीकरण है क्या है, जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है, संतुलित है। क्या है हमारा, संतुलित है। जो हमारा रासायनिक समीकरण है कैसा है हमारा, ये संतुलित है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इतना आप कवर करिएगा। कल हम क्या करेंगे कि कल जो जैसे हमारा जो होता है संतुलित करने की विधि बताएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका चरण फर्स्ट में क्या होता है बताएंगे। दूसरा क्या है, चरण सेकेंड में क्या करेंगे आप उसको बताएंगे। चरण थर्ड में क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे में चरण फोर्थ की बात करेंगे कि चरण फोर्थ में क्या करेंगे आप। चरण 5 में बात करेंगे, है ना, चरण 5 की बात करेंगे। फिर उसके बाद चरण 6 की बात करेंगे, चरण 6 में क्या करते हैं। तब जा कर के आपको फिर बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं, ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। यह सब सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तब तक हाँ ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो कल हम लेकर आएंगे। ऐसे धीरे धीरे टॉपिक कराते हुए हम आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे साइंस का। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।